Hi everyone, welcome to UG NFIS examination batch 24/7. I hope I'm clearly audible and visible to everybody. So अभी तक हम लोगों ने हमारे एडवर्ब का पार्ट फर्स्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने एडवर्ब क्या होता है ये समझा और साथ ही साथ में हमने यहाँ पर कवर किया फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, राइट. सो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है वो हम देखते हैं और फिर क्या हम कवर करने वाले हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे. कवर क्या करेंगे? सर्टेन रूल्स रिलेटेड टू एडवर्ब, राइट. सो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं. हमने एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ी कि एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके जितनी भी पार्ट ऑफ स्पीच होती है उसको क्वालिफाई करता है. देन वी हैव लर्न देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, जिसमें हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ा, राइट. और उसके कुछ क्वेश्चंस भी कवर किए. अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम लोग यहाँ पर एडवर्ब के फॉर्मेशंस को भी देखने वाले हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि एडजेक्टिव में एलवाई लगा के बनते हैं. कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं करते. कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव्स में एलवाई लगा करके और नहीं लगा करके भी एडवर्ब्स बनाते हैं, लेकिन उनका मीनिंग वैरी कर जाता है. और कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि नाउन से बनाए जाते हैं. तो नाउन को जब एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो एलवाई लगाएंगे और जब एडवर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन डैश मैनर, राइट. सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड एंड वी आर गोइंग टू कवर द रूल्स ऑफ एडवर्ब्स. अब देखो यहाँ पर हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे हमारे रूल्स को. सबसे पहला हम रूल क्या कवर कर रहे हैं? एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. जब हम एडजेक्टिव को पढ़ते हैं या एडजेक्टिव को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? हम क्वालिफाई करते हैं, इधर वी क्वालिफाई नाउन और अ pronoun. But when we move ahead with the rest of part of speech like adverb, verb, adjective, preposition, है ना, इन सब को हम अगर क्वालिफाई करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं? इसको हम क्वालिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एडवर्ब, राइट. तो एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं. मैंने कहा her dance was remarkable. हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे remarkably, क्योंकि अगर हम लिखते हैं कोई वर्ड, सपोज हमने लिखा remark, राइट, और इसमें हमने क्या लगा दिया? इसमें हमने लगा दिया एबल. तो जिस भी वर्ड में आप एबल लगा देते हो, एबल इज द आइडेंटिटी ऑफ एडजेक्टिव. एबल हो गया, OUS हो गया, FUL हो गया, ये एडजेक्टिव्स की आइडेंटिटी होती है. IUS हो गया, एडजेक्टिव की आइडेंटिटी है, राइट. अगर इसमें LY लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा. तो हमने कहा उसका डांस जो था वो रिमार्केबल था, रिमार्केबली नहीं था. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर किस चीज को क्वालिफाई कर रहे हैं? नाउन को, उसके डांस को. डांस कैसा था? रिमार्केबल था, रिमार्केबली नहीं, राइट. आगे आते हैं. शी डांस रिमार्केबली टू अचीव द सक्सेस. तो मैंने कहा उसने नाचा, उसने नाचा. डांस का मतलब होता है नाचना. और कैसे नाचा? रिमार्केबली नाचा, राइट. मतलब दैट वाज नोटिसेबल टू एवरीबडी, है ना. सो यहाँ पे ये वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या है? एडवर्ब. अगर हम लिखते हैं शी डांस्ड रिमार्केबल, सो वहाँ पे वो गलत हो जाता. सो एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा नाउन प्रोनाउन को, और आपका जो एडवर्ब है वो क्वालिफाई करेगा वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और रेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो भी बची हुई है उनको. नेक्स्ट देखिए. मैंने कहा शी रैन क्विकर दैन आई. शी रैन क्विकर दैन आई, वो भागी, है ना, मेरे से तेज भागी. तो यहाँ पे आप बताओ ना, यहाँ पे हम शी को तो बोल नहीं रहे हैं कि शी इज क्विकर. अगर हमने बोला होता शी is dash than her brother, अगर मैं ऐसे लिखती वो अपने ब्रदर से ज्यादा तेज है, ठीक है ना, तो हम शी को क्वालिफाई करते विद द हेल्प ऑफ एन एडजेक्टिव. और अगर एडजेक्टिव अपनी कंपैरेटिव डिग्री में होता है तो हम उसको क्या लगाते हैं? हम उसको ER के फॉर्म में लिखते हैं. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शी इज क्विकर दैन हर ब्रदर, वो अपने भाई से तेज है ना. लेकिन यहाँ पर हम शी को क्वालिफाई नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं शी रैन, वो भागी. कैसे भागी? तेज भागी. कैसे भागी? तेज भागी. तो हमने बोला शी रैन, वो भागी, और कैसे भागी? तेज भागी. तो मेरे को ना इस तेज को क्वालिफाई करना था, तो मुझे लिखना था शी रैन क्विक इज एन एडजेक्टिव, और क्विक में LY लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा. शी रैन क्विकली, राइट. बट यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन में हमें क्या लिख करके दे दिया? दैन आई, मेरे से तेज. तो हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं ना. सो जब एडवर्ब में भी आप कंपैरिजन करते हो तो मोर और मोस्ट वर्ड लगा देते हो, है ना. तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? क्विकली नहीं, मोर क्विकली. सो योर आंसर विल बी शी रैन मोर क्विकली दैन आई, वो मेरे से तेज भागी, राइट. सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी. तो आप देख लो कहाँ पे आप वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हो, कहाँ पे आप एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हो, कहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो, कहाँ पे प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हो. जब आप ये अंडरस्टैंड कर जाओगे कि कहाँ पे नाउन, कहाँ पे प्रोनाउन, कहाँ पे एडजेक्टिव, कहाँ पे वर्ब, तो बहुत ईजिली आप क्वेश्चंस के आंसर्स को भी कर पाओगे. सो शैल आई गिव यू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस?
चलिए, मैंने कहा दे आर स्लो और स्लोली। दूसरा मैंने लिखा दे राइट स्लो और स्लोली। अब आपको पता है स्लो इज इन एडजेक्टिव, है ना, इसको एडवर्ब में कन्वर्ट करना होगा तो एलवाई लगा देंगे। तो अभी यहाँ पर आप इसके बारे में बात कर रहे हो, दे क्या है आपका प्रोनाउन, और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। सो यहाँ पे हम बोलेंगे वो कैसा है, वो स्लो है, सो स्लो विल बी द आंसर। यहाँ पे लिखेंगे दे राइट, है ना, तो दे राइट, हम यहाँ पे दे के बारे में नहीं बता रहे कि दे क्या है, हम यहाँ पे उसके राइट करने के बारे में बात कर रहे हैं। वो लिखता है, वो कैसे लिखता है, स्लो और स्लोली, तो आप बोलेंगे स्लोली, बिकॉज स्लो इज एन एडजेक्टिव, राइट। हमें एडवर्ब से क्वालिफाई करना है, वर्ब को हम किससे क्वालिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एन एडवर्ब। वेयर एज हमने यहाँ पर प्रोनाउन को क्वालिफाई किया तो किससे क्वालिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एन एडजेक्टिव, राइट। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा घुमा करके दे दूं आपको, या फिर थोड़ा सा इनहांस करके दे दूं, मैंने कह दिया दे आर more slowly or slower than he, या फिर मैंने लिख दिया they ran more slowly or slower than he। मैंने कुछ भी नहीं किया, अगर आप नोटिस करेंगे तो बस कंपैरिजन करवा दिया है ना। तो जब आप एडजेक्टिव का कंपैरिजन करवाएंगे तो इसमें ईआर टर्म का यूज करेंगे, और जब एडवर्ब का कंपैरिजन करवाएंगे तो एडवर्ब तो एलवाई वाला वर्ड यूज ही करेंगे, उसके साथ मोर लगा देंगे। सो आपने यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पे आप दे का कंपैरिजन कर रहे हो किससे, ही से, है ना। और आप इस दे को क्या बोल रहे हो कि ये स्लो है, ये क्या है, ये स्लो है, स्लोली नहीं है, आपने ये वर्ड काटा स्लो है। और क्योंकि यहाँ पे दैन लगा हुआ था तो कंपैरिजन के लिए आपने इसमें क्या लगा दिया, ईआर भी लगा दिया। सो दे आर स्लोअर देन ही। हमेशा याद रखना है दैन के बाद आपका सब्जेक्टिव केस आता है। फिर आपने यहाँ पे देखा दे रैन, वो भागा, वो भागा, है ना, ये वर्ब है। और कैसे भागा, स्लोली भागा, है ना। और क्योंकि यहाँ पर आप दैन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो कंपैरिजन भी आ गया, तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, मोर। सो दे रैन मोर स्लोली देन। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। Now let's move ahead and look for another rule that is also very very important. Rule number 2 says let's learn use of the word else and other. हमें क्या करना है, हमें शब्द लर्न करने else और other, ठीक है ना। अब जनरली इनका जो आपका एरर आता है वो किस पे बेस्ड जाता है, आपको पेयर करने के लिए आता है। else हमेशा अपने साथ पेयर में बट लेता है कंपैरिजन के लिए, other हमेशा अपने साथ क्या लेता है, than, than, than लेता है, वही लिखा हुआ है। सो यूज ऑफ एल्स एंड अदर टेल्स अस व्हाट एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट एंड अदरवाइज फॉलोड बाय देन। फॉर एग्जांपल, इट इज नथिंग एल्स देन sheer मैडनेस। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये सेंटेंस रॉन्ग है। व्हाई इट इज रॉन्ग, बिकॉज एल्स के बाद हम कंपैरिजन में या कंपेयरिंग वर्ड में क्या लेते हैं, देन नहीं लेते, क्या लेते हैं, बट लेते हैं। सो विल राइट बट, it is nothing else but sheer madness. She refers to extreme madness. She had no other alternative but stay here. उसके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था सिवाय यहाँ रुकने की। सो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने अदर वर्ड का यूज किया है और अदर का पेयरिंग आप लगा रहे हो क्या, बट। ओके, बट दिस इज रॉन्ग। हमें अदर का पेयर क्या लेना है, अदर का पेयर लेना है दैन। सो दिस इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, she has no other look. She has no one to look after except me. ठीक है ना। यहाँ पे देखो करेक्शन क्या कर दिया, she has no one to look after her but me. फाइन। तो जनरली आप जब सेंटेंसेस लिखते हो इस तरह से तो आप करेक्शंस करते हो। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे उसके पास कोई भी नहीं था उसका ध्यान रखने के लिए मेरे अलावा, है ना। तो मेरे अलावा के लिए आप क्या लिखेंगे, बट मी, ना कि एक्सेप्ट मी।
राइट, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और आप मुझे इसका आंसर करके बताएंगे कि क्या आएगा. ये भी याद रखिएगा ना, एक्सेप्ट नहीं लिखते, एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी को छोड़कर, है ना. लेकिन अगर आपको ये बोलना है मेरे सिवा, तो आप बोलते हैं बट मी. मैंने कहा no one else was happy. Except me. ठीक है, आप इसका आंसर मुझे करके बताएं. तब तक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे they have forgotten to write one word. She has no one else. है ना, ये लगाना भूल गए, तो यहाँ पे आप लगा लीजिएगा. ओके, वेरी गुड. सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, no one else was happy except me. तो no one else वर्ड आ गया ना, एंड बिकॉज else वर्ड आ गया तो हम एक्सेप्ट वर्ड नहीं लेंगे, हम इसकी जगह पे क्या ले लेंगे, फाइन, क्लियर. चलो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं. अगला रूल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्या कह रहा है ये, When the sentence is introduced by an adverb, जब भी आपके सेंटेंस की शुरुआत एक एडवर्ब से होगी. जैसे कि आप ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है seldom, यहाँ पे लिखा हुआ है never, यहाँ पे लिखा हुआ है so quickly, है ना. या फिर मैं लिख दूं no sooner, मैं लिख दूं scarcely, मैं लिख दूं barely. स्टार्टिंग में ही सेंटेंस के एडवर्ब से शुरू कर दूं, मैं लिख दूं rarely. जब भी आपकी सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होंगे, whenever your sentence will start with adverb, the structure of the sentence will change. ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है. और अगर थोड़ा सा सेंटेंस को एनहांस करोगे तो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब आएगा और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा. सो जब भी ऐसा होता है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपके एडवर्ब्स आ जाते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने अंडरलाइन किए, तो आप एक चेंज करते हो, आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हो और सब्जेक्ट को बाद में कर देते हो. इसको आप लॉ ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हो. तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इन्वर्जन विल बी अप्लाइड, लॉ ऑफ इन्वर्जन विल बी अप्लाइड, विल बी अप्लाइड. ठीक है ना. तो क्या क्या आ जाएगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसमें आप अपने पास से हेल्पिंग वर्ब ले लोगे, डू, डज, डिड. जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती उसमें लेनी पड़ती है. यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है टेंस की, तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब पहले ले लोगे, सब्जेक्ट उसके बाद फिर वर्ब, और फिर क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट. तो ये स्ट्रक्चर ही जाता है. आफ्टर अप्लाइंग लॉ ऑफ इन्वर्जन, लॉ ऑफ इन्वर्जन कब अप्लाई होगा, जब आपका एडवर्ब इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आएगा. तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओगे और सब्जेक्ट को बाद में ले आओगे, राइट. सो यहाँ पे देखिए सेल्डम शी विजिट्स हर ब्रदर, इसको बोल रहे हैं ये इनकरेक्ट है. क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ इन्वर्जन अप्लाई हो रहा है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है और आपका सब्जेक्ट बाद में. तो यहाँ पे विजिट्स लिखा हुआ है, कोई हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं. जहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है वहाँ पे क्या होता है, डू, डज और डिड. और इस वर्ब के हिसाब से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लोगे आप, ये पास्ट में तो है नहीं, ये हटा दिया डिड. प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में भी क्या है, सिंगुलर की प्लूरल. तो मैंने आपको बताया था सॉरी जिसमें लगा होता है वो सिंगुलर होती है ना. तो यहाँ पे सिंगुलर है ये, तो डज हम लेंगे. तो मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट के पहले उसको लिखा, तो डज, और सब्जेक्ट को बाद में लिखा. हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में आ गया. और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी होता है वो बता चुके होते हो. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये करेक्ट हो गया. सेल्डम डज शी विजिट्स हर ब्रदर. सो सेल्डम पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आई, राइट. सिमिलरली नेवर आई विल सी हर अगेन, आई विल सी हर अगेन. तो देखो सब्जेक्ट पहले आ रहा है, विल बाद में आ रहा है ना. तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है और सब्जेक्ट बाद में लिखना है. तो विल पहले लिख दोगे, सब्जेक्ट बाद में लिख दोगे, तो क्या आ जाएगा, नेवर विल आई सी हर अगेन. सो जब भी लॉ ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा. लॉ ऑफ इन्वर्जन कब अप्लाई होगा, जब आपके पास एडवर्ब्स दिए गए होंगे इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. सेम गोज हियर आल्सो. सो क्विकली ही रैन, सो क्विकली इज व्हाट, एडवर्ब. ही रैन, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, वर्ब बाद में आ रही है. इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, पास्ट में सेंटेंस दिया गया, रन रैन, है ना. रैन पास्ट होता है, तो आप ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप डिड पहले लिख दोगे, सब्जेक्ट के पहले डिड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो सो क्विकली डिड ही रन दैट ही ओवरटुक हिज राइवल्स. ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं. इसमें कोई भी ऐसा नहीं है
कि आपको माथा पच्ची करनी पड़ रही हो, दिमाग का दही करना पड़ रहा हो, है ना, या कंफ्यूज हो रहे हो आप। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ सिंपल सा, आप इसे खुद करके बताओ। मैंने कहा नो सूनर शी entered my house than the light had gone। मुश्किल से ही वो मेरे घर के अंदर घुसी थी कि लाइट चली गई, है ना, ऐसे डिफाइन कर रहे हो आप। तो अब देखो यहाँ पर आपका जो एडवर्ब है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में दिया गया है ना, तो आप क्या बोलोगे, लॉ ऑफ इन्वर्जन तो अप्लाई होगा, लॉ ऑफ इन्वर्जन विल बी अप्लाइड। ठीक है, अब लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या कहता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब लाओ, फिर लाओ क्या अपना सब्जेक्ट, और फिर लाओ अपना वर्ब, और फिर उसके बाद कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पे सीधे एडवर्ब के बाद सब्जेक्ट दिया गया, तो ये तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, तो हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, और जहाँ पर नो हेल्पिंग वर्ब होती है, जहाँ पर नो हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट करती हैं, डू, डज और डिड। तो क्योंकि आप वर्ब को चेक कर रहे हो, ये वर्ब कौन सी है, पास्ट की है ना, और वर्ब पास्ट की है, तो आप पास्ट वाला ढूंढोगे, तो पास्ट वाला कौन सा मिल गया आपको, डिड। तो आपने क्या किया, यहाँ पर नो सूनर के साथ लिखा पहले डिड, और डिड के बाद क्या लिखा, शी। ठीक है ना, और फिर इसके बाद आप क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट डिफाइन कर चुके हो, तो यहाँ पे एंटर्ड नहीं आएगा, आप क्या आ जाएगा, एंटर। नो सूनर डिड शी एंटर माई हाउस देन द लाइट हैड गॉन। सो यहाँ पे शी एंटर्ड का करेक्शन आपने कर दिया विद व्हाट, विद डिड शी एंटर्स। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले रूल की तरफ। अगला रूल देखेंगे कि क्या है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहता है जो भी नेगेटिव एडवर्ब्स है, अब नेगेटिव एडवर्ब्स जैसे कि सेल्डम इज अ नेगेटिव एडवर्ब, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, नीदर, बेयरली, रेयरली, है ना, ये सब एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन है। इनको आप क्या बोल सकते हो, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। तो कोई भी ऐसी एडवर्ब है अगर आपकी जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन आपको डिफाइन कर रही है, ठीक है ना, उनके साथ कभी भी आप नो नॉट का इस्तेमाल नहीं करोगे, नो नॉट का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि वो अपने आप में नेगेटिव है, आप नो नॉट का इस्तेमाल करके कर भी क्या लोगे, है ना। सो क्या कह रहा है देखो, नेगेटिव एडवर्ब्स शुड नॉट बी यूज्ड विद द वर्ड्स नेगेटिव इन मीनिंग, सो 2 negatives शुड बी अवॉइडेड। 2 negatives को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। कौन कौन से वर्ड्स, सेल्डम कभी कभार, नोवेयर कहीं भी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, हार्डली मुश्किल से, स्कार्सली मुश्किल से, नीदर नॉर वर्ड यूज करते हो, नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, बेयरली रेयरली मुश्किल से ही डिफाइन करता है, ये सब आपके नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई हार्डली नो समबडी इन स्कूल। समबडी हमेशा यूज होता है आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ, समबडी इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो आप यहाँ पर हार्डली नेगेटिव वर्ड है, इसको पॉजिटिव वर्ड के साथ यूज नहीं कर सकते, है ना पॉजिटिव वर्ड के साथ यूज करोगे ना नेगेटिव वर्ड के साथ यूज करोगे, इसको लिख भी लो। सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है और एनी यूज होता है नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो कह रहे हैं आई हार्डली नो, अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे नो बडी, तो नो बडी बिल्कुल नहीं आएगा, फिर वो 2 एक्सट्रीम नेगेटिव बन जाएंगे। तो आपको ना किसी नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होने वाला वर्ड लेना है, तो हार्डली के साथ आप एनी तो लगा सकते हो लेकिन समबडी नहीं लगा सकते। सो ये इनकरेक्ट था, ये करेक्ट हो गया। दिस विल नॉट हेल्प हर, ये उसको मदद नहीं करेगा। नथिंग नेवर डज, नथिंग नेवर डज। अब नथिंग आपको पता है कि क्या है, नेगेटिव वर्ड है। अब नेगेटिव के साथ अगर आप नेगेटिव यूज करोगे तो सुपर नेगेटिव हो जाएगा ना, तो सुपरफ्लुअसनेस की सिचुएशन होगी, रिडंडेंसी बोला जाता है इसको। सो आप यहाँ पे नेवर यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, एवर डज। सो लेट मी राइट वन क्वेश्चन फॉर यू एंड आई बिलीव कि आप लोग उसका आंसर मुझे बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं आपके लिए। कहना ही डज नॉट राइट वेल एंड आई डू नॉट राइट नीदर। तो आप बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ही डज नॉट राइट वेल, यहां तक तो सही था, he does not write well, एक ही नेगेटिव था। इधर देखो I do not write neither लगा रहा है, तो do not भी नेगेटिव है, ठीक है ना, और neither भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव एक साथ मिलेंगे ना तो वो क्या बना देंगे, सुपरफ्लुअस बना देंगे। सो neither की जगह पे आप क्या यूज करेंगे, इधर।
यहाँ पे देखिए, यूज ऑफ नेगेटिव विद वर्ड्स लाइक डिनाई, फॉरबिड एंड बोथ, ठीक है ना। जैसे डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, और बोथ का मतलब होता है दोनों, है ना। तो ये दोनों तो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है ही है, प्लस बोथ में आप दोनों पॉजिटिव सेंस लेते हो तो उसके साथ भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते हो। सो डिनाई, फॉरबिड और बोथ के साथ भी नॉट वर्ड का यूज नहीं करते हैं। जैसे बोथ ऑफ अस आर नॉट कमिंग, बोथ पॉजिटिव वर्ड है तो दोनों, हम दोनों आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं के लिए यूज नहीं होगा। सो बोथ का यूज नॉट के लिए नहीं होगा, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है। तो हमें अगर लिखना होगा कि हम दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे कि हम दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, नीदर ऑफ अस आर कमिंग। या हम इसका करेक्शन क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव ही बना दो, बोथ ऑफ अस आर कमिंग, कमिंग और गोइंग देयर। या तो पॉजिटिव बना दो पूरा, या तो पूरा नेगेटिव बना दो, हम दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, नीदर ऑफ अस इज कमिंग, नीदर के साथ इज लगता है। ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट गिवन हर मनी। अब डिनाई इज अ नेगेटिव वर्ड, डिनाई इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट गिवन हर मनी। डिनाई कर रहा है कि उसने उसको मनी नहीं दिया, है ना। तो डिनाई क्या है, नेगेटिव वर्ड है कि नहीं है, और उसके साथ हैड नॉट भी लगा रहे हैं, है ना। सो जब आपने इनकार कर दिया कि आपने मनी नहीं दिया है, तो आपने मनी नहीं दिया है, वो अपने आप ही डिफाइन कर देगा। सो ही डिनाइड दैट ही हैड गिवन हर मनी, उसने इनकार किया कि उसने उसको मनी नहीं दिया है, ये गलत है। उसने इनकार किया कि उसने उसको मनी दे दिया है, इस बात से उसने इनकार कर दिया, तो पहले ही इनकार चुका है, तो नेगेटिव सेंटेंस का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये वर्ड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके साथ आप कभी भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये कंफ्यूज करते हैं आपको, बट ये हमेशा सेंटेंसेस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव सेंस देने का। अब मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख रही हूँ कुछ, आप मुझे आंसर करिएगा। आई barely do not do something. ये पहला सेंटेंस है, इसका करेक्शन करना है। दूसरा सेंटेंस, बोथ ऑफ अस आर नॉट लिविंग, ठीक है। तीसरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, I deny that I will not call her. Fourth, ठीक है। फोर्थ मैंने लिख दिया, she said she never neither missed a chance or lose, ठीक है। अब आप सेंटेंसेस देखें मेरे साथ, इसको करने की कोशिश करें, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आई barely do not do something। अब आपको पता है समथिंग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ तो यूज होता नहीं है। barely इज अ नेगेटिव वर्ड, है ना। और नेगेटिव के साथ हम एक सुपर नेगेटिव भी नहीं ले सकते, मतलब हम यहाँ पे नथिंग नहीं लगा सकते, तो barely के साथ हम क्या लगा सकते हैं, एक सेमी नेगेटिव लगा सकते हैं, तो दैट इज आई barely do not do anything। बहुत मुश्किल से ही ऐसा होता है कि मैं कुछ ना करूं। बोथ ऑफ अस आर नॉट लिविंग, हम दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा है, तो बोथ ऑफ अस आर नॉट लिविंग लिखा हुआ है, तो बोथ के साथ हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लगा रहे हैं, नॉट। गलत है, या तो लिख दीजिए बोथ ऑफ अस आर लिविंग, या फिर लिख दीजिए आप नीदर ऑफ अस इज लिविंग, है ना। और नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। आई डिनाई दैट आई विल नॉट कॉल हर, मैं इनकार करता हूं कि मैं उसको कॉल नहीं करूंगा, मैं इनकार करता हूं कि मैं उसे कॉल करूंगा, ये आप लिखोगे। तो अब क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, आई डिनाई, आप पहले ही सेंटेंस को नेगेटिव बना चुके हो, दैट आई विल कॉल हर,
नेक्स्ट देखिए, शी सेड शी नेवर नीदर मिस्ड अ चांस और लूज। वो कहती है कि ना ही उसने कभी चांस मिस किया और ना ही कभी वो हारी। सो यहाँ पे लिख रहे हो आप नेवर और यहाँ पे आप लिख रहे हो नीदर, है ना, समझ में आ रहा है ना। सो नेवर और नीदर एक साथ नहीं आ सकता, यहाँ पे आपको उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दोगे, ईदर। शी सेड शी नेवर ईदर मिस्ड अ चांस और लूज। फाइन, सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। याद रखिएगा किसी भी नेगेटिव एडवर्ब में आप नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आएंगे हम लोग रूल नंबर 5 पे। कह रहा है द यूज ऑफ वेरी, टू, मच, इनफ, सो और रैदर, इनको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको कवर करते हैं, ये रूल नंबर 5 है हमारा, रूल नंबर 5 है, वेरी को पढ़ते हैं। इट मोटिवाई इज प्रेजेंट पार्टिसिपल used as an adjective, adverb and adjective in the positive degree. Much is used with a comparative degree and past participle. So यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है ये बताया जा रहा है। मैं आपको थोड़ी सिंपल भाषा में इसको यहाँ पर लिख करके एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं वेरी और यहाँ पर लिख देते हैं मच। पहला यूज है वेरी का कि ये वर्ब आईएनजी में यूज होगा, और मच का यूज है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए यूज होगा, लेकिन ये दोनों ना एडजेक्टिव्स का काम कर रही होंगी, और जब ये एडजेक्टिव्स का काम करती है ना तो इन्हें पार्टिसिपल बोलते हैं। जब आईएनजी फॉर्म में आता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, और जब वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, ठीक है। दूसरा, वेरी इज यूज्ड विद द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री मतलब फर्स्ट डिग्री जो होती है ना, और ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज होगा ER और EST वाले, ER और मोर वाले में, सॉरी, यही आपको मेंशन किया गया, राइट। ओके, सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नाउ विल लुक दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए, he gave much innovative idea for the problem in the system। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। he gave much innovative, अब innovative क्या है, एडजेक्टिव है, और भी एडजेक्टिव अपनी कौन सी डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में, है ना, पॉजिटिव डिग्री में। बड़ी सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि मच का यूज हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नहीं करते, बल्कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं। तो इस मच को रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे, वेरी, राइट। ऐसे ही मैं अगर एक और सेंटेंस लिख दूं आप लोगों के सामने, द स्टोरी was much interesting, है ना। तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, आपको पता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसके साथ यूज होती है, वेरी के साथ, मच के साथ नहीं। तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। समझ में आ गया ना। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि अगर आपका कोई भी एडजेक्टिव है वर्ब की आईएनजी फॉर्म में है या वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, तो आईएनजी फॉर्म में वेरी लेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में ईडी फॉर्म ले लेगा, ठीक है ना। और पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज हुआ है तो वेरी लेगा, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज हुआ है तो क्या ले लेगा, मच, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखें, शी इज द वेरी बेस्ट डांसर इन द स्कूल। द यूज ऑफ वेरी मीन्स रियली। यहाँ पर वेरी का मतलब चेंज हो जाता है, यहाँ पे वेरी का मतलब आ जाता है रियली, ये सुपरलेटिव डिग्री दी गई है। शी इज द वेरी बेस्ट डांसर, इसका मतलब क्या है, रियली बेस्ट डांसर। सो वेरी, वैसे तो वेरी का हम लोग यूज करते हैं बहुत के सेंस में, लेकिन यहाँ पर वेरी का सेंस किस लिए हुआ है, यहाँ पे वेरी का सेंस रियली में हुआ है। सो वेरी एक ऐसा एडवर्ब है ना, जो अपने मीनिंग को चेंज कर सकता है अलग अलग सेंस में। एक बार मतलब देगा बहुत और एक बार मतलब देगा रियली। फाइन, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, he is by far the best singer I have ever heard singing। by far का मतलब यहाँ पे लिखा होता है to a large extent, to a large extent। सो अगर आपको कहीं पर वेरी वर्ड दिखाई दे रहा है सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो वो रियली का सेंस देगा, और अगर कहीं पर आपको सुपरलेटिव डिग्री के पहले बाय फार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। Now let's move ahead with the word so. So is not used without, so is not supposed to be used without that, क्योंकि so आपका incomplete sense देता है ना। अगर हम बोलते हैं you are so cute, thank you so much, these statements are wrong।
है ना, क्योंकि आपका इतना सारा धन्यवाद, आप इतने क्यूट हो, तो कितने क्यूट हो बताना पड़ेगा। सो हमेशा इनकम्प्लीट सेंस देता है अगर अकेला होता है तो, और उसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या लगाते हो, दैट लगाते हो। सेम गोज विद TOO2 और TO2। TO2 का मतलब ये होता है यू आर सो क्यूट की जगह पे यू आर टू क्यूट भी बोल देते हो कभी कभी, लेकिन टू जो होता है वो भी इनकम्प्लीट होता है, वो अपने साथ TO2 सिंगल वाला टू जरूर लेता है ना। वेरी एंड मच में बी यूज इन द प्लेस ऑफ सो एंड टू। सो वेरी और मच का इस्तेमाल आप सो और टू की प्लेस पर कर सकते हो अगर आप सो और टू को अधूरा देखते हो तो। आई वॉज स्टडिंग सो दैट आई कैन क्लियर द एग्जामिनेशन दिस ईयर। यू हैव टू मच इग्नोरेंस इन यू टू रियलाइज योर मिस्टेक। सो अब यहाँ पर देखें सो का यूज, सो आया तो दैट लग रहा था, टू आया तो क्या लग रहा था, TO2 लग रहा था। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये कभी भी अकेले नहीं आएंगे, हमेशा इनको अपने साथ कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस देखती हूँ, मैंने कहा यू आर सो इनोसेंट। अब दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ईदर यू राइट यू आर वेरी इनोसेंट, और अगर आप यू आर सो इनोसेंट ही लिखना चाह रहे हो तो आगे कंप्लीट करो, दैट नो वन कैन बी। आप इतने इनोसेंट हो कि कोई नहीं हो सकता, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ही इज टू इनोसेंट टू बी। ठीक है ना, ये बहुत इनोसेंट, मतलब ये बहुत इनोसेंट होने के लिए बहुत ज्यादा है, इज टू इनोसेंट टू बी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। तो यू आर सो हमने क्या पढ़ लिया, सो के साथ अब हमेशा दैट का प्रयोग करेंगे, और TOO2 के साथ किसका प्रयोग करेंगे, TO2 का प्रयोग करेंगे। और अगर आप सो और दैट को कभी भी देखते हो कि वो सो दैट के साथ नहीं आ रहा है, सो और टू आपको अकेला यूज होता हुआ दिखाई देता है ना, सो और टू इफ अलोन, इफ अलोन, तो क्या करेंगे आप, रिप्लेस देम विद वेरी। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है इनफ दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एज एन एडजेक्टिव भी और एज एन एडवर्ब भी। इसको बहुत सिंपल तरीके से आप पढ़ सकते हैं इनफ के यूज को, जो एकदम इजी है, आई वुड से वेरी इजी। ठीक है ना, एक स्लाइड लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। इनफ का यूज बहुत ही सिंपल है। इनफ एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। ठीक है ना, ये एडवर्ब का भी काम करेगा, ये एडजेक्टिव का भी काम करेगा। एडजेक्टिव का काम करेगा तो बिफोर नाउन आएगा, और अगर एडवर्ब का काम करेगा तो आफ्टर वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब आएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही हैज वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया ही drank that he doesn't need much। उसने इतना पानी पी लिया है कि अब उसे और पीने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इनफ लगाना है। सो ही हैज डैश वाटर, मैंने कहा उसके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, तो वाटर क्या है, नाउन है। अब नाउन के साथ आपको इनफ लगाना है, तो नाउन के कहाँ आता है, बिफोर, है ना। तो आप बोलोगे ही हैज वाटर इनफ या इनफ वाटर, तो आप बोलोगे इनफ वाटर, ही हैज इनफ वाटर टू ड्रिंक, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है पीने के लिए। हमने कहा ही ड्रैंक, उसने पी लिया, इतना पी लिया कि अब उसको और ज्यादा की जरूरत नहीं है। सो ये वर्ब है। हमने कहा कितना पी लिया, तो आपने बोला इनफ पी लिया, है ना। तो क्या लिखोगे, इनफ ड्रैंक, ये ड्रैंक इनफ, तो आप बोलेंगे ड्रैंक इनफ। सो ही ड्रैंक इनफ दैट ही डजंट नीड मच, उसने इतना पी लिया है कि अब उसे और पानी की जरूरत नहीं है। फाइन, डन। तो इनफ का यूज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। आप देखना चाहें तो यहाँ पे सेंटेंसेस देख भी सकते हैं। शी इज वाइज इनफ, वाइज क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कहाँ लगता है, बाद में लगता है इनफ, एज एन एडवर्ब। एंड एज एन एडजेक्टिव इट इज प्लेस्ड बिफोर नाउन, सो ही हैज इनफ मनी, तो मनी क्या है, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव की तरह लगेगा तो नाउन के पहले लगेगा, और एज एन एडवर्ब लगेगा तो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद लगेगा। फाइन, चलिए आगे बढ़ते। कह रहा है अब हमें क्या करना है, यूज ऑफ रैदर पढ़ना है, रैदर। और हमेशा याद रखिएगा रैदर इज अ नेगेटिव एडजेक्टिव, इट कम्स विद अ नेगेटिव एडजेक्टिव, है ना। तो अगर मैं लिख रही हूँ रैदर इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, लाइक क्वाइट, प्रिटी, फेयरली, टू सम एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल वी आर वॉकिंग रैदर स्लोली, है ना।
तो हम लोग बोल सकते हैं वी आर वॉकिंग या वी वर वॉकिंग रैदर स्लोली। तो रैदर का क्या सेंस होता है? रैदर को जब आप एडवर्ब के सेंस में यूज करते हो तो एडवर्ब का मतलब उसका क्या निकल के आता है? क्वाइट, प्रिटी और फेयरली। एक हद तक ही वॉज वॉकिंग रैदर स्लोली, है ना, वो काफी हद तक धीरे चल रहा था। रैदर का यूज आप नाउन की तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रैदर गुड स्टेप टू टेक अगेंस्ट द करेंट इशू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है करेक्शन? इट इज रैदर अ गुड स्टेप टू टेक अगेंस्ट द करेंट इशू। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, रैदर का यूज अगर आप एक नाउन की तरह कर रहे हो, ठीक है ना, नाउन की तरह कर रहे हो, तो आप कभी भी याद रखना, आपको अगर आर्टिकल लगाना है तो आप आर्टिकल उसके बाद लगाओगे, तो कभी भी अ रैदर नहीं लिखोगे, हमेशा क्या लिखोगे? रैदर अ। फाइन, बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज एन अनकाउंटेबल टर्म। ठीक है, आर्टिकल ए एंड एन शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड बिफोर द नाउन इफ देयर इज एन एडजेक्टिव विद द नाउन आर्टिकल। ए और एन में बी प्लेस ईदर बिफोर और आफ्टर रैदर। सो हमेशा याद रखिएगा, भले ही ए और एन को आप नाउन के पहले यूज करते हो, बट रैदर के हमेशा वो कहाँ पे आएगा? आफ्टर। ठीक है, तो ये एरो से समझ जाना, तो ये बिफोर और ये आफ्टर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। और हमेशा याद रखिएगा कि रैदर मैक्सिमम केसेस में नेगेटिव भी सेंस देता है, और एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा होता है तो, या एडवर्ब की तरह यूज हो रहा होता है तो। मैंने कहा ही वॉज रैदर हैप्पी, ठीक है ना, ही वॉज रैदर हैप्पी, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि रैदर नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो आप यहां पर इसको नेगेटिव बना देंगे, ही वॉजंट रैदर हैप्पी। ठीक, सो ये भी लिख लीजिए, रैदर एज एन एडवर्ब गोज विद नेगेटिव सेंस सेंटेंस और सेंटेंसेस। तो इसी के साथ बेटा हम यहाँ पर सेशन को अपने एंड करेंगे एंड मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय। बट जाते जाते आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं और आप एक डिटेल स्टडी करना चाहते हैं CUET की, तो आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जा करके बैच भी ले सकते हैं, जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप अर्जुन बैच भी ले सकते हो, आप सफलता बैच भी ले सकते हो, लेकिन उससे बेटर है कि आप एक महापैक में एनरोल कर लें, जिसमें आपको रिविजन सेशंस बार बार मिलते जाएंगे और पूरे साल के लिए आपके पास ये बैच होगा, मतलब पूरे साल 2 साल आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। सो महापैक में आपको बुक्स भी मिल जाती हैं, टोटल 8 बुक्स मिलती हैं आपको, ठीक है ना। महापैक्स में आपको टोटल 8 बुक्स मिल जाती हैं, और इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। लैंग्वेज, डोमेन और GT के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे इसमें, और जितने रिविजन सेशंस आएंगे वो सबका पार्ट आप बन सकते हो। तो वैसे तो ये बैच आपको दिखा रहा होगा 9000 समथिंग का, बट आप इसको लेस प्राइजेस में भी ले सकते हो इफ़ यू आर यूजिंग वन कोड, एंड द कोड इज Y484। दिस इज द बेस्ट प्लान फॉर एवरीबडी। एज यू कैन सी है, यू विल गेट इट इन 8799 रुपीज़, ठीक है। पेड बैचेस में यू विल गेट डिटेल स्टडी ऑफ एवरीथिंग, आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती हैं जो आपको अदर प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलती। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, बेस्ट फैकल्टीज, टीचर्स के 100 PDF नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिलता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, अगले दिन टीचर्स को सॉल्व भी करवाते हैं। डाउट सेशंस मिलते हैं, काउंसलिंग सेशंस आपको मिलते हैं इसमें, राइट। और काउंसलिंग सेशन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट और बुक्स सारे सब्जेक्ट्स की मिलती हैं, और बुक्स में भी आपको PYQ इंक्लूड करके दिए जाते हैं। सो अगर आपने ये बैच लेना है तो यू कैन यूज द कोड Y484 टू गेट दिस बैच इन 8799 रुपीज़। बाकी आप जैसे जैसे अर्जुन बैच पे जाओगे, सफलता बैच पे जाओगे, तो आपको और कम प्राइसेस में भी मिलता रहेगा। आप खाली इंग्लिश GT का भी ले सकते हो, और आप खाली लैंग्वेज और डोमेन का भी ले सकते हो। और अगर आप लैंग्वेज, डोमेन और GT तीनों का लेना चाहते हो, सो यू विल गो फॉर दिस। सो इसी के साथ बेटू मैं सेशन को एंड करूँगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से पढ़ते रहिए, क्लासेस में रेगुलर रहिए, क्लासेस में रेगुलर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या मैम
मैं इतने महीने में अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, उतने महीने में प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगी कि क्यों देर सवेर जागते हो आप लोग। जितना जल्दी जागोगे उतना जल्दी ही अच्छा होगा आपके पास। जितना ज़्यादा टाइम अपने लिए लोगे आप, उतना ज़्यादा आप पढ़ाई कर पाओगे, उतना ज़्यादा अच्छे से आप रिविजन कर पाओगे। सो मैक्सिमम स्टडी विद मैक्सिमम रिविजन इज़ रिक्वायर्ड, है ना। और लास्ट मोमेंट तो जब 1-2 महीने बचते हैं तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए होता है, एनालिसिस के लिए होता है, अपने ऊपर काम करने के लिए होता है। सो आप सोचिए इस चीज़ को, कभी सोच करके देखिएगा कि कितना ज़रूरी होता है आपके लिए कि आप अपने ऊपर मेहनत करें, अपने ऊपर काम करें। एंड वंस यू आर वर्किंग ऑन योर ओन, यू विल ग्रो हाई, यू विल वर्क हाई, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आप फुल स्कोर करो, सो आप अपने स्पिरिट को हाई रखो और क्लासेस में रेगुलर रहो। थैंक यू एवरीबडी।